दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों न्यू एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज़ है उसमें क्लास 6 का ये जो चैप्टर है, चैप्टर 8, जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। काफ़ी इंटरेस्टेड ये भी चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग जो जल की अवस्थाएं हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इनका जो मेनली कन्वर्जन होता है, ठीक है, कि जल की तीनों अवस्थाओं का फिर उन अवस्थाओं में पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर है वो कैसे कैसे फॉलो हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जल जो है, आपने देखा होगा नॉर्मली कि जल जो है वो विलुप्त हो जाता है। कैसे? जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा कि छत है, ठीक है, छत पे थोड़ा बहुत भी अगर पानी पड़ा रहता है, जब तेज़ धूप होती है या तेज़ हवा चल रही होती है, तो कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि वो जो जल होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो आखिर वो जल कैसे विलुप्त हो गया? तो ये जो विलुप्त होने का जो प्रोसीजर है उसी को हम यहाँ देखेंगे कि ये जल जो होता है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल वाष्प बोलते हैं। यानी कि ये जो जल है ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जल की एक अवस्था है, वाष्प गैसीय अवस्था। तो जल वाष्प जल की दूसरी अवस्था है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी अवलोकन इसका कर सकते हैं, आखिर ये जो जल वाष्प है ये फिर वाष्प बन करके जाती कहाँ है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारी चारों तरफ जो हवा प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें जो जल वाष्प है वो भी एक उसका पार्ट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसी में ही हवा में ही ये जा कर के मिल जाती है जल वाष्प। तो अब इसको और भी हम कई तरीके से ये जान सकते हैं कि जो है नॉर्मली जो पानी होता है वो विलुप्त कैसे हो रहा है। जैसे गर्म तवे पर जब जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जल वाष्प है, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है इसको वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब वो भाप यानी उबलने लगता है, भाप में कन्वर्ट होने लगता है, तो होता ये है कि जब वो भाप में बन रहा होता है तो हमें वो दिखता है। वो किसकी वजह से दिखता है? नॉर्मली जो हवा होती है वो तो हमें नहीं दिखाई देती है, अदृश्य होती है। लेकिन जो वाष्प है, जब जल वाष्प में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो हमें दिखता है, क्योंकि इसमें उस वाष्प में कुछ जल की बूंदें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो इसी जो ये जो पूरी जल के वाष्प बनने की जो अवस्था है इसी को हम वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के सामान्य ताप पर भी लगातार होती रहती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वाष्पीकरण होता रहता है। तभी आपको ये देखने को मिला होगा कि ग्रीष्म काल में, खासकर ग्रीष्म काल में आपके जो मतलब पोछा लगाया या फिर कपड़े जो हैं उनको रूम में ऐसे हमने जो है पंखे में रख दिया, तो आप देखेंगे कि सुबह तक के आपके कपड़े भी या थोड़ी देर बाद पोछा लगाने के बाद वो फर्श जो है वो सूख जाती है। तो ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर ही तो है, यहाँ पर डायरेक्ट कोई सनलाइट या कोई हीटर वगैरह तो लगाया नहीं गया है। तो यानी कि वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है वो सामान्य जो टेम्परेचर होता है उस पर भी होती रहती है लगातार। गीले कपड़े, पोछा लगे फर्श, शरीर से पसीने का सूखना, ये सब जो है इसके एक उदाहरण है। वास्तव में जलवाष्प अदृश्य होती है, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदें उपस्थित होने की वजह से ही ये हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो ग्लास है इसमें बर्फ़ के कुछ पीसेस डाले गए हैं, ठीक है। अगर हम इसे हिलाएं ना तो हम कुछ देर तक ही देखेंगे तो ये पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये ग्लास चाहे स्टील का हो चाहे कांच का हो, उसमें बाहर की तरफ हमें ड्रॉप्स बनी हुई दिखाई देती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए ही हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि जब ठंडियों का मौसम होता है, ख़ासकर कोहरे का जब होता है, ठीक है, कोहरे वाला जब जो है ठंडियों में मौसम आता है, तो इसमें क्या होता है कि सुबह जब हम लोग उठते हैं तो देखते हैं कि पौधे जो हमारे होते हैं उस पर, पौधे हैं, दीवार हैं, इन सब पर छोटी छोटी ड्रॉप्स की पानी की बूंदें जो है वो पड़ी देखने को मिलती हैं। तो इनको हम ओस की बूंद कहते हैं। तो ये आखिर कैसे बनती हैं? तो देखिए, जब हम आधे बर्तन में जल उबाल कर उसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं तो जल की कुछ बूंदें प्लेट की भीतरी सतह पर जमा हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? यहाँ पे 2-3 प्रोसेस हमें देखने को मिली। ये सब क्या होता है, ये सारी प्रोसीजर जो होता है, प्रोसेस जो होती है वो संघनन की प्रक्रिया होती है। जैसे एक बार और डेफिनेशन को भी देख लें, इसके बाद अच्छे से इसे समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे ये बताया गया है, जब वायु में विद्यमान जल जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की बूंदें बनती हैं। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया होती है वो संघनन होती है।
पहली जो प्रोसेस हमने ग्लास वाली देखी जिसमें हम बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए थे, तो हुआ ये कि जो ग्लास में जिसमें बर्फ़ के टुकड़े हैं उसके उसका जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से कम हो गया है, ठीक है। तो बाहर के टेम्परेचर में जो जलवाष्प, क्योंकि वायु तो वहाँ पे भी है, और उस वायु में जो जलवाष्प प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर ग्लास के टेम्परेचर से ज़्यादा है। जब वो ग्लास की सतह से टकराएगी तो होगा ये कि वो जो वाष्प है, जल वाष्प जो वायु में प्रेजेंट है, वो क्या होगी, इसी ग्लास की सतह से टकराने के बाद ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद वो क्या होगा, ग्लास की सतह पर ड्रॉप बूंदों के फॉर्म में ऐसे मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी हमारी क्या होती है, संघनन कहलाती है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ने पेड़ पौधों पर जो ड्रॉप्स को देखा था, वो देखा था, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, ठंडियों में टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है। तो होता यह है कि जो पौधे होते हैं उनमें भी वाष्पन की प्रोसेस तो हो ही रही होती है, बाहर का टेम्परेचर भी अच्छा खासा जो है ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो जल की जो बूंदें हैं वो टेम्परेचर की ही वजह से, जैसे अभी हम लोग ने ग्लास वाला देखा, वहाँ पे बूंद उसकी बूंदों के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ और हमने देखी, जैसे पानी है, ठीक है, उसको हमने उबलने के लिए रखा। उबलने के बाद वो भाप की फॉर्म में जब उबलने लगी है तो भाप की फॉर्म में जो है पानी उड़ने लगा। फिर हमने क्या किया, गैस ऑफ कर दी और उस पर ढक्कन हमने लगा दिया। तो ढक्कन लगने के बाद अब ये जो भाप है बाहर तो एटमॉस्फेयर में जा नहीं रही है, तो वो क्या होगा कि ढक्कन से टकरा करके वो ठंडी होने लगेगी। तो जब ठंडी होगी तो ड्रॉप के फॉर्म में इसी ढक्कन में चिपक जाएंगी, छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी जो बूंदें हैं इन्हीं को ही हम क्या, ये बूंदों के फॉर्म में होना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई संघनन की जो प्रोसेस है वो हम लोग ने देख ली। अब यहाँ पे बताया गया है वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहते हैं। वायु में जलवाष्प की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी तो उतना ज़्यादा हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो है वातावरण है वो उसमें नमी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको आर्द्रता की जो है मतलब इसके जो आंकड़े हैं वो जो वेदर फोरकास्ट होता है उसमें नॉर्मली जो है आर्द्रता या नमी है इन सब के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि कांच के ग्लास से जल नहीं रिस रहा है संग्रहण के कारण। वही जो ग्लास वाला हमने जो प्रोसेस अभी आपको बताई, वो ग्लास से पानी तो नहीं रिस रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है फिर भी ग्लास के बाहर छोटी छोटी जो ड्रॉप्स दिख रही हैं वो किसकी वजह से, संघनन की वजह से। अब आगे हम देखेंगे जल की विभिन्न अवस्थाएं। जल की कितनी अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्थाएं हमारे दैनिक जीवन में देखी जा सकती हैं। ठोस अवस्था, यह बर्फ के रूप में विद्यमान रहती है, ठीक है। गर्म करने पर बर्फ पिघलकर द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाती है, और अधिक अगर हम गर्म कर दें तो ये गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो जल है उसकी तीनों अवस्थाएं। अब तीनों अवस्थाओं में यहाँ बताया गया है कि जल की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनकी अगर हम तुलना करने चाहें तो हम किस किस आधार पर कर सकते हैं। क्या जो गुण हैं उनके आधार पर करेंगे कि क्या क्या पाया जाना चाहिए, आकार उनका कैसा हो, बहने की क्षमता है या नहीं है, फैलने की क्षमता है या नहीं है। इस आधार पर हम ये देखेंगे कि जल तीनों अवस्थाओं में किस अवस्था में क्या जो है दिखा रहा है, ठीक है। जैसे बर्फ़ की फॉर्म में जब होगा जल यानी ठोस अवस्था में तो क्या होगा, ये अपना आकार बना कर रखेगा, ठीक है। और चाहे उसे किसी भी पात्र में रखा जाए जबकि जल उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है, लेकिन बर्फ़ जो होती है वो बहती और फैलती भी नहीं है, ठीक है। तो बर्फ़ की कंडीशन में क्या होगा, ये ना बहती है ना फैलती है और अपना आकार बना के रखती है। और फिर क्या है, अगर जल जो है द्रव अवस्था में होगा तो क्या होगा, ये अपना आकार बदलता रहता है, बहता है। पहली बात तो बहता है, दूसरा अपना आकार बदलता है। फिर जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, लेकिन जो जल का आयतन होता है वो स्थिर रहता है, ठीक है। तो अब ये बोला गया जल में फैलने का गुण होता है, हाँ बिल्कुल, फैलने का भी, आयतन स्थिर रहता है लेकिन फैलने का गुण होता है, ठीक है। जैसे जल की अगर बात करें तो एक ग्लास ले लिया, एक बॉटल ले ली, और दोनों में जो है लिक्विड 200 ml रखा गया, ठीक है। तो जल जो है वो इसका भी शेप ले रहा है ग्लास का, इसका भी अलग शेप ले ले रहा है, लेकिन दोनों में जो आयतन है वो सेम है, 200 ml ही है, ठीक है। आगे देखिए, जब वाष्प के फॉर्म में होगा यानी गैसीय अवस्था में होगा तो समस्त उपलब्ध स्थान, जहाँ जहाँ स्थान होगा वहाँ
वो फैलने का गुण प्रदर्शित करता है। गैस निश्चित आकार धारण नहीं करती है, इसका कोई आकार नहीं होता। जलवाष्प सामान्य ताप पर भी विद्यमान रहती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जलवाष्प प्रेजेंट रहती है। यद्यपि ये हमारे लिए अदृश्य है, क्योंकि वायु तो हमें पूरे अपने रूम में अगर हम देखें तो वायु में नहीं दिखती है, और उसी वायु का एक पार्ट होती है जलवाष्प। ये हमारे आसपास की वायु में विद्यमान है। कपड़े सुखाने या फर्श पर पोछा लगाने जैसी गतिविधियों से जो वाष्पित जल हो रहा है, ठीक है, वो इसी हमारे चारों ओर की वायु में ही जो जलवाष्प उपस्थित है उसमें योगदान देता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ठोस, द्रव, गैस, ये तो हमने जल की जो कंडीशन तीनों थी, तीनों अवस्थाओं को देखा। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में और भी पदार्थ हैं जो इन तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि ठोस अवस्था की अगर बात करें, ठीक है, कुछ अन्य पदार्थों में जैसे मोम है, तेल है, घी है, ये सब भी आपके जो है ठोस द्रव के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। और अगर ठोस की बात करें तो पत्थर, लकड़ी और बर्तन, ये सब ठोस में आ सकते हैं। ठीक है, द्रव में दूध और तेल आ सकता है। और अगर जो है गैस में बात करें तो जैसे स्वादिष्ट खाना जब आपका घर में पकता है तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैली होती है। तो स्मेल कैसे पूरे घर में पहुंच जाती है, मतलब अच्छी जो सुगंध होती है वो वायु के ज़रिए से पहुंचती है। ठीक है, क्योंकि खाना जब पकता है तो उसमें भी जल वाष्पित हो रही होती है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे एक जो है यंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे वायुमंडलीय जल जनित्र, जिसे AWG बोलते हैं। ये मशीनें जो होती हैं, ये पीने योग्य जल बनाने के लिए, ये पीने योग्य जल बना रही ऐसी जगहों पर इनका यूज़ होता है जहाँ पे पीने योग्य जल जो है नहीं है, कम पाया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा है। तो मेनली यहाँ पे क्या है, जो नमी वाली जो वायु होती है, आर्द्र वायु जो होती है, उससे जल एकत्रित कर किया जाता है। ये कार्य होता है वायु को ठंडा करके जलवाष्प के संघनन के माध्यम से। इसमें मेनली संघनन का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ये प्रक्रिया बर्फ़ के ठंडे जल से भरे कांच के ग्लास के बाहर पानी की बूंदों के बनने के समान है। अब यहाँ पे देखिए, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रम को हम पिघलना बोलते हैं। और द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने का जो प्रक्रम है इसे हिमीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रक्रम हो गए। यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे फिल करेंगे तो हमारे पास जो पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जैसे अगर हम जल की बात करें, ठीक है, वो ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव में भी होता है, और गैस अवस्था में भी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब होता ये है कि जब वो ठोस से द्रव में बन रहा है तो वो पिघलने की प्रोसेस कहलाएगी। द्रव से गैस में बनेगा तो हम इसको जो है वाष्पन बोलेंगे, वाष्पित होना। ठीक है, और फिर उसके बाद गैस से वापस से जब द्रव बन रहा होता है तो ये क्या होता है, संघनित हो रहा होता है। संघनन की प्रोसेस हो जाएगी, संघनित होना। और फिर द्रव से वापस ठोस में जब हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जमना हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है जल का ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तित होना, और उन सब के जो मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उन सबको हमने यहाँ पे देखा। ये हमारी जो प्रोसेस है ये पूरी रिवर्सिबल होती है। ठीक है। अब ये जो हेडिंग है वो यहाँ पे ये बता रही है कि जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जितनी भी प्रोसेस देखेंगे वो यही देखेंगे कि जल किन किन कंडीशन में तीव्र गति से जो है वाष्पित हो रहा होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम जल को, यदि आप प्लेट में जल फैलाते हैं तो वायु के संपर्क में अधिक आता है, इसलिए इसका वाष्पीकरण तेज होता है। यानी कि अगर हम जल को एक एक्सपेरिमेंट में करें कि एक ग्लास में, एक कटोरी में कर दें और एक प्लेट में उतने ही जल को फैला दें, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा जो जल होगा वो वायु के संपर्क में आएगा, और वायु के संपर्क में जितना ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा उसका वाष्पीकरण तीव्र होगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर जल, मान लीजिए बर्तन सेम ही हो और जल भी उतना ही हो, लेकिन एक ढक्कन का जो पानी है वो हम छाँव में रखें और एक को धूप में डायरेक्टली रखें, तो वाष्पन दर किसकी ज़्यादा होगी, तो धूप में रखा हुआ जो ढक्कन है जिसमें जल है उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, और साथ ही साथ देखा गया कि तेज़ हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तेज़ हवा का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है वाष्पन की दर को तीव्र करने में। ठीक है, और जो है ये जो मतलब धूप है, ठीक है, छाँव और धूप की अगर उस बात करें तो उसका भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद देखेंगे, ये भी प्रायः देखा गया कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। बरसात के दिन पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से अधिक है तो आर्द्रता यानी नमी, तो जल मंद गति से वाष्पित होगा।
तो जाहिर सी बात है बरसात के दिनों में कंटिन्यू तो पानी बरस ही रहा होता है, और हमारे चारों ओर की जो हवा होती है जिसमें जलवाष्प प्रेजेंट है, ऑलरेडी पानी जो है इतना मतलब बारिश के ज़रिए जो है पानी इतना हो रहा है कि वो उसकी जो मतलब वायु में उपस्थित जो नमी है वो ऑलरेडी पूरी हुई जा रही है। अब जाहिर सी बात है उसमें भी हम गीले कपड़े रख दें तो गीले कपड़ों को मतलब उनमें से, या कोई भी ऐसा काम जो घर में हो रहा है या नॉर्मली कहीं अगर पानी भी है तो उसके वाष्पन की क्रिया तो धीमी हो जाएगी, क्योंकि के फॉर्म में जो जल है वो वाष्प के फॉर्म में मिलेगा कहाँ, वायु में ही तो मिलेगा, एटमॉस्फेयर की वायु में जा करके। वो ऑलरेडी नमी उसमें सबसे ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है कि बरसात के दिनों में वायु में जो जल जो है जल वाष्प की जो मात्रा है वो अधिक होती है, इसलिए जो है कपड़े जो होते हैं वो मंद गति से सूखते हैं। शीतलन का प्रभाव यहाँ बोला गया है। शीतलन का प्रभाव कैसे देख सकते हैं? जैसे जल बर्तन की सतह से बाहर रिसता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या बोला गया है? जल बर्तन की सतह से बाहर रिसता है। जैसे बर्तन की फॉर्म में हम एक मटका ले लें, गांव वगैरह में मटके का, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनमें रिसाव बहुत अच्छी तरीके से होता है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन के जगह पे। ठीक है, तो मटका लें या सुराही लें तो होता ये है कि जल बर्तन की सतह से बाहर रिसता है। ये जो बर्तन है इनमें धीरे 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 करके जल जो है बाहर रिसता है, और होता ये है कि वाष्पित हो जाता है। तो बाहर रिसता है, तो रिसने के बाद होता ये है कि जो है बाहर के टेम्परेचर से ये धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होता जाता है। तो जाहिर सी बात है जब ये वाष्प में गर्म होने पर ही तो वाष्प में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो क्या होगा कि यहाँ की जो गर्म हवा है, बर्तन के पास की जो गर्म हवा है वो वाष्प जल को वाष्प के फॉर्म में करके वो उड़ जाती है, तो इसकी जगह कौन ले लेगी? ठंडी हवा ले लेगी। तो वही तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मटके के अंदर का जो जल होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, ग्रीष्म काल में फर्श और छत को ठंडा करने के लिए उन पर जल का छिड़काव इसका एक अन्य उदाहरण है। इसी वजह से जल का वहाँ पे छिड़काव किया जाता है, ताकि जो है वो जल जितनी जल्दी जो है वाष्पित होगा उतना ही ज़्यादा जो छत का टेम्परेचर जो होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो है पहले के समय में रेफ्रिजरेटर तो होता नहीं था, तो लोग सब्ज़ी वगैरह जो है उनको कैसे जो है कूल करके या स्टोर करके रखने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे। तो वही वही यहाँ पे एक ऐसा मटका तैयार किया है जिसमें एक बड़े गमले में बड़े गमले में पहले रेत को थोड़ा सा भर दिया गया, फिर उसमें छोटे गमले को डाला गया है, और उस जो साइड साइड में जो रेत है या उस गमले को या तो ढक्कन से ढक दिया जाएगा, या फिर जो है किसी जो जूट का जो बोरी वगैरह है उससे ढक दिया जाएगा, गीली बोरी से। तो क्या किया जाएगा, ये जो साइड साइड में जो रेत भरी गई है उसमें पानी जो है वो भरते जाएंगे, उसको मतलब नम रखेंगे। तो इससे ये होगा कि अंदर का जो उसमें वो, क्योंकि ये भी बर्तन किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है, तो अंदर जो फल या सब्जियां जो भी रखी गई हैं वो ठंडी रहेंगी। ठीक है, उन्हें बीच बीच में देखते रहें। अब यहाँ पे सुराही का भी दिखाया गया है। ग्रीष्मकाल में सुराही का उपयोग जल ठंडा रखने के लिए ही किया जाता था। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं। बादलों के बारे में अगर हम बात करें तो संघनन जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने की प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघनन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जल को पृथ्वी पर वापस लाने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संघनन की प्रोसेस हमने देखी कि जो बादल हैं, ठीक है, उनके बनने में, या सॉरी यहाँ पे ये कहेंगे कि पृथ्वी पर जल को वापस लाने में संघनन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, संघनन की प्रोसेस का। तो होता क्या है, जैसे जैसे वायु धरती की सतह से ऊपर उठती है तो ये ठंडी होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है, उसकी जगह गर्म हवाएं लेती रहती हैं। तो एक निश्चित ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जो जल वाष्प है वो छोटी छोटी जल की बूंदें, ये जिसे हम जल कणिकाएं बोलते हैं, उनमें परिवर्तित हो जाती हैं, जो आम तौर पर धूल के कणों के आसपास बनती हैं। ठीक है, अब ये जो छोटी जल कणिकाएं हैं ये वायु में तैरती रहती हैं और बादल के रूप में ये हमें दिखाई देती हैं। अब ये जो बहुत सी जल कणिकाएं हैं वो आपस में मिल करके जल की बड़ी बूंदें बना लेती हैं। तो कुछ बूंदें जो होती हैं वो इतनी भारी हो जाती हैं कि नीचे गिरने लगती हैं वर्षा के फॉर्म में। इन गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा कहते हैं, और कभी कुछ विशेष ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें आती हैं कि ये जो बूंदें होती हैं टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि वो ओले और हिम का भी रूप ले लेती हैं। ठीक है, इस फॉर्म में भी वो गिरती रहती हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जलवाष्प युक्त वायुमंडल, ठीक है, मतलब वही पृथ्वी के आसपास की जो हवा की पतली परत है,
ये ऊपर क्यों जाती है, ये पूछा गया है कि जो जलवाष्प है ये ऊपर क्यों जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हल्की गैसें हैं या कोई गुब्बारा अगर ले लिया जाए उसमें हल्की गैस अगर भरी जाए तो उसको छोड़ेंगे जैसे ही वो ऊपर की तरह ही ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जाएगा। तो वही है कि जैसे मतलब जो गुब्बारे जिस तरीके से ऊपर की तरफ हल्की हवा भरने की वजह से ऊपर की तरफ उड़ते हैं, उसी प्रकार जलवाष्प जो होती है वो वायु से हल्की होती है, ठीक है, जिसके कारण ये ऊपर उठती जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो जल चक्र है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बादल झील मतलब ये पूरा एक प्रोसेस दिखाई गई है कि जो जल है वो वापस से जैसे जैसे वो वाष्पित होकर के ऊपर जाता है, वापस से ये अर्थ पर जो है संघनन की प्रोसेस के द्वारा फिर से आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर ये नदी या जो है महासागर जल, मतलब हर जगह की अगर बात करें, नदी है, ज़मीन है, फर्श है, पेड़ पौधे हैं, हर जगह से जल का जो वाष्पीकरण है ये प्रोसीजर होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो वाष्प है, जल जो है वो जल वाष्प के फॉर्म में जब ऊपर उठता है, ठीक है, तो ये जल वाष्प हल्की होती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाती है वैसे वैसे क्या होती है, ठंडी होती है, छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में बन करके बादलों का रूप ले लेती हैं। कुछ पहले तो ये हल्की फॉर्म में रहती हैं, फिर धीरे धीरे ये जो छोटी बूंदें होती हैं आपस में मिल करके बड़ी बूंदें बन जाती हैं। बड़ी बूंदें जब भारी होती हैं तो इन्हीं बादलों के रूप में, मतलब बादलों से वर्षा के रूप में नीचे महासागरों में, ज़मीन पर, ठीक है, पहाड़ों पर, नदियों में, हर जगह ये पहुंचती हैं। तो बादलों में ये जो बूंदों का, छोटी छोटी बूंदों का मिल करके फिर बड़ा होना, ये सारा जो प्रोसीजर होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। ठीक है, तो संघनन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये होता है जल चक्र। जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जलवाष्प के रूप में वाष्पित होकर के वायु में जाता है और वर्षा, ओले, हिम इनके रूप में वापस लौटता है और अंत में बहकर महासागरों में ही चला जाता है जहाँ से ये वाष्पित हुआ था। जल के इस प्रकार के चक्रण को ही हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधे, जानवरों, मनुष्यों के उपयोग के योग्य है। अधिकांश जल महासागरों में ही है और इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। और अगर बढ़ती जनसंख्या की बात करें तो इसके साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जल का उपयोग करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। जल की बढ़ती मांग के कारण विश्व में कई भागों में जल की कमी भी होती जा रही है, जिसकी वजह से सूखे जैसी आपदाएं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी आपदाएं भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई जल चक्र के बारे में। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी चैप्टर से रिलेटेड 7th क्लास 8th क्लास में और भी ज़्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।